हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त शंकर मंडल आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद शंकर में स्वागत करता हूं। आज आप लोगों के लिए एक बेहतरीन टॉपिक न्यू एजुकेशन पॉलिसी ऑफ इंडिया 2020 लेकर आया हूं। इसमें बताएंगे कि भारत की नई शिक्षा नीति क्या है और यह किस तरह कार्य करेगी। जैसे आपको पता ही होगा कि भारत की नई शिक्षा नीति संसद द्वारा घोषित कर दी गई है और इसे 2021 से 22 के बीच में लागू किया जाएगा। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले सारे वीडियो को नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते ही रहे और साथ ही साथ आपके कोई भी वीडियो मिस ना हो। देखते हैं भारत की नई शिक्षा नीति 2020 के बारे में। इसमें देखेंगे कि भारत की शिक्षा नीति क्या है और इससे पहले भारत में कितनी शिक्षा नीति लागू किए जा चुके हैं। चलिए देखते हैं पिछले शिक्षा नीति के बारे में। जैसे मैं बता दूं आपको कि यह भारत की पहली शिक्षा नीति नहीं है, इससे पहले भी बहुत सारे शिक्षा नीति भारत में लागू किए जा चुके हैं। सबसे पहला शिक्षा नीति आज़ादी के बाद लागू किया गया था। उसके बाद पहला संशोधन 1968 ईस्वी में हुआ। साथ ही साथ दूसरा शिक्षा नीति संशोधन 1986 ईस्वी में हुआ। इसी के आधार पर भारत के नवीनतम पैटर्न 10+2 की शैक्षणिक मॉडल चल रहे थे। जो वर्तमान शिक्षा नीति है इसका जो प्रारूप है वह है 5+3+3+4। इसका अर्थ हुआ कि जो पहला चरण होगा वो 5 सालों के लिए होगा, दूसरा चरण जो होगा 3 सालों के लिए होगा, तीसरा चरण जो होगा 3 सालों के लिए होगा एवं लास्ट चरण जो चौथा चरण होगा वो भी 4 साल के लिए होगा। देखते हैं इसके पहले चरण में क्या क्या होंगे। जैसे आपके स्क्रीन पर दिख रहा है कि पहला चरण 5 वर्षों के लिए होगा जो फाउंडेशन स्टेज माना जाएगा। इसमें बच्चों के लिए अच्छी तरह से बेस तैयार किया जाएगा और इसे खेलकूद एवं प्रतियोगिता के आधार पर इसे शिक्षा दी जाएगी। और दूसरा पॉइंट जो है इसमें प्री प्राइमरी के 3 साल होंगे जिसमें नर्सरी, LKG, UKG शामिल है। साथ ही साथ फर्स्ट क्लास एवं सेकेंड क्लास भी इसी में शामिल होंगे। टोटल मिला के ये 5 सालों का होगा और इसी में बच्चों की मजबूत बेस तैयार किया जाएगा और इसी कोर्स को फाउंडेशन स्टेज भी कहेंगे। साथ ही साथ अब देखते हैं दूसरा स्टेज क्या है। चलिए देखते हैं कि भारत की शिक्षा नीति का दूसरा चरण क्या है। इसमें देख सकते हैं कि दूसरा चरण में 3 सालों के लिए होगा और साथ ही साथ इसमें कक्षा चौथी 5वीं तक की पढ़ाई होगी। कक्षा तीसरी से शुरू होगी और 5वीं तक की पढ़ाई होगी। इसमें विषय जो होगा वो होगा गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान एवं मानवता जैसी बहुत सारे बहुमूल्य विषय को शामिल किए गए हैं। हम देख सकते हैं कि इसमें 5वां क्लास से ही सामाजिक विज्ञान को जोड़ दिया गया है, तीसरा क्लास से ही विज्ञान को पढ़ाया जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि सिलेबस बहुत अच्छे तरह से डिज़ाइन किया गया है और इससे बच्चों को बहुत सारे तार्किक एवं मनोवैज्ञानिक विचारधारा भरी जाएगी जो उनके भविष्य में बहुत सारे काम आएंगे। इसके बाद देखते हैं भारतीय शिक्षा नीति का तीसरा चरण क्या होगा। जैसे आपको दिख रहा होगा कि भारतीय शिक्षा नीति का जो तीसरा चरण है वो भी 3 सालों के लिए है और इसमें कक्षा 6ठी, 7वीं एवं 8वीं शामिल होगी। इसमें किसी पर्टिकुलर विषय द्वारा उसे पढ़ाया जाएगा और एक तय पाठ्यक्रम होंगे, बहुत सारा पाठ्यक्रम नहीं होगा, एक कुछ फिक्स सिलेबस होंगे और इसी के आधार पर उसे पढ़ाया जाएगा। और इसमें बेहतरीन ढंग से सिलेबस को तैयार किया गया है। आने वाले पुस्तक जो वर्तमान पुस्तक है उसकी तरह नहीं होंगे, इससे भिन्न होंगे जो भावी पीढ़ी में टेक्नोलॉजी से भी जोड़ा जाए। चलिए देखते हैं चौथा चरण में क्या होगा। जैसे आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कि जो का चरण होगा उसमें कक्षा 9वीं, 10वीं एवं 11वीं एवं 12वीं की पढ़ाई होगी और इसमें जो सिलेबस होगा वो टेक्नोलॉजी और भविष्य के लिए उसके लक्ष्यों के आधार पर ही तय किया जाएगा और इसमें बच्चों की अपनी मनोदशा के आधार पर विषय चुने जाए। यहाँ तक जो बात की है वो हो गया कि कितने चरणों में यह लागू किया जाएगा। साथ ही साथ अब देखते हैं कि इसमें विषय चुनने की क्या आज़ादी होगी। जैसे हम लोग पिछले पाठ्यक्रम में देख सकते हैं कि यदि आप 12th में साइंस से अगर पढ़ाई किए हुए हैं तो आप ग्रेजुएशन में आर्ट्स नहीं ले सकते हैं। यदि आर्ट्स लिए हुए हैं तो आप साइंस की पढ़ाई
ग्रेजुएशन में नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये इस नई शिक्षा नीति के आधार पर यदि आप इसमें आर्ट्स लिए हुए 12th में, तब पर भी आप ग्रेजुएशन में साइंस से लेकर पढ़ाई कर सकते हैं, बशर्ते आपके ऑप्शनल में साइंस या साइंस का अन्य विषय उपस्थित होना चाहिए। इसी साथ पहला आज़ादी जो हो गया, इसके रूप में देख सकते हैं कि इसमें जो शिक्षा जो विषय चुनने की आज़ादी है वो अपने प्रीवियस क्लास के विषय के आधार पर अपनी अगले क्लास के जो विषय उसे डिसाइड नहीं करना होगा, जबकि अपनी इच्छा अनुसार जो आपके दिमाग में अच्छा लगता है और आप उसके लिए एलिजिबल हैं तो आप उस विषय को चूज करके पढ़ सकते हैं। और जो दूसरी आज़ादी है वो आपके स्क्रीन पर दिखाई जा रही है। इसमें जो होगा कि कोई भी बच्चा अपने इच्छा अनुसार जब मन तब एडमिशन ले और अपनी मनोपसंद के आधार पर पढ़ाई कर सकते हैं। इसमें कोई भी मनपसंद विषय अपने करंट सब्जेक्ट के साथ रख सकते हैं। उदाहरण के लिए यदि आपने गणित विषय चूज किया और साथ ही साथ आप संगीत की पढ़ाई करना चाहते हैं तो अब आप से कर सकते हैं। यहाँ तक हो गई विषय चुनने की आज़ादी। अब देखते हैं कि कॉलेज स्तर पर क्या क्या बदलाव किए गए हैं। हम देखते हैं कॉलेज के स्तर पर क्या क्या बदलाव किए गए हैं। हम लोग देखते हैं पिछले क्लासों में या पिछले सत्र में हम लोग देखे होंगे कि कॉलेज में बहुत ही सीमित विषय के साथ हम लोग पढ़ाई करना पड़ता था, या हम अगर बहुत सारे होते थे जो 12th के बाद क्लास करना चाहते हैं वो आर्ट्स में पढ़ें लेकिन साइंस में नहीं एडमिशन करा सकते हैं। लेकिन अब अपना विषय भी चूज़ कर सकते हैं और इसमें नई नई फीचर भी जोड़े गए हैं। यदि आप पिछले क्लास के विषय के साथ अलावा कोई अन्य विषय भी चूज करना चाहते हैं तो भी वो उसको चूज करके पढ़ सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए यदि आप अपने पिछले क्लास में यदि आप 12th में गणित की पढ़ाई किए हुए हैं या बोल सकते हैं साइंस की पढ़ाई किए हुए हैं तो आप उस ग्रेजुएशन में कॉमर्स या आर्ट्स की पढ़ाई कर सकते थे। लेकिन यदि आप आर्ट्स की पढ़ाई किए हुए हैं तो आप साइंस या कॉमर्स की पढ़ाई नहीं कर सकते हैं। तो इस सीमा को अब ख़त्म कर दिया गया है और साथ ही साथ आप अपने मनपसंद विषय जिसमें आप बहुत ज़्यादा महारत हासिल है उस विषय के साथ आप ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर सकते हैं। आप ग्रेजुएशन की पढ़ाई 3 और 4 साल के अंतराल में किया जाएगा, जो ये बहुत बड़ी बात है। और जो 12th के बाद जो ग्रेजुएशन में नामांकन होंगे वो केवल आपके लाए गए अंक के आधार पर नहीं होंगे, बल्कि अब कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट के आधार पर भी होगा, जो परीक्षा के माध्यम से लिया जाएगा और आपके ग्रेजुएशन या कॉलेज में नामांकन के लिए यह परीक्षा ली जाएगी, जिसमें पिछले कक्षा में अधिक कम नंबर लाए हैं उसके बावजूद भी आप कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट में अधिक नंबर ला के अच्छे कॉलेज या मनपसंद कॉलेज में आप अपना नामांकन करा सकते हैं। पहले की तरह अब ऐसा नहीं होगा कि आप अगर जब तक कट ऑफ पार नहीं करेंगे तब तक उस कॉलेज में एडमिशन नहीं करा सकते हैं। यदि आप ग्रेजुएशन जो होगा उस पर पहले होता था कि यदि आप 3 साल तक पढ़ाई किए और 3 साल का ग्रेजुएशन होता था और यदि आप 1 साल या 2 साल में पढ़ाई छोड़ दिए तो आपका पढ़ाई वहीं रुक जाती थी। जैसे कि अगर आप किसी कारणवश अगर पढ़ाई छूट जाता था तो आप 2 साल या 1 साल में पढ़ाई छोड़ दिए तो आपका पढ़ाई रुक जाता था। लेकिन इसमें अब बहुत बेहतरीन बदलाव लेके आया है, जो ये बहुत ही अच्छा स्टूडेंट के लिए या बोल सकते हैं जो भी पढ़ाई करते हैं उसके लिए बहुत ही अच्छा है। इसके साथ ही साथ इसमें देखते हैं किस तरह का बदलाव लेके आया है कॉलेज के सर्टिफिकेशन में भी। देखते हैं क्या होगा यह नियम में बदलाव। अब से जो पिछला नियम था सारा बदल चुके हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यदि आप पहला साल ही अगर परीक्षा छोड़ देते हैं या पढ़ाई छोड़ देते हैं तो आपको केवल सर्टिफिकेट कोर्स देके विदा किया जाएगा। मतलब आपको पढ़ाई ख़त्म नहीं होगा, आप सर्टिफिकेट कोर्स के भागीदारी होंगे। और यदि आप दूसरे कक्षा में या दूसरे साल में छोड़ देते हैं पढ़ाई तो आपको डिप्लोमा कोर्स का सर्टिफिकेट दिया जाएगा उसी विषय का जिस विषय से आप पढ़ रहे थे। साथ ही साथ ये पिछले कक्षा या पिछले परीक्षा प्रणाली में इस तरह का सिस्टम नहीं हुआ करता था। और यदि आप तीसरे कक्षा में या तीसरे साल में यदि पढ़ाई छोड़ते हैं तो आपको ग्रेजुएट का डिग्री का सर्टिफिकेट दिया जाएगा। और यदि आप तीसरे साल के साथ चौथे साल का भी पढ़ाई करते हैं, तीसरे साल के साथ अगर चौथे साल की पढ़ाई करते हैं तो आपको ग्रेजुएट के साथ रिसर्च का भी डिग्री का दिया जाएगा।
इन बदलावों के अलावा भी एक बहुत बड़ा बदलाव लेके आया है, जो है एकेडमिक क्रेडिट बैंक। ये कोई बैंक नहीं है जिसमें हम पैसा या कोई धन दौलत जमा करके रखें। इसमें यह स्टूडेंट का बैंक है, इसमें वह स्टूडेंट के लिए क्रेडिट जमा करेंगे या मार्क्स को जमा करके रखेंगे। जैसे कि यदि आपने पिछले कक्षाओं में अगर कोई परीक्षा दे रहे थे और एक साल की परीक्षा दिए और दूसरी साल की परीक्षा ना दे सकें, तो आपका क्रेडिट जो एक साल का है वो अगले किसी दूसरे फाइनल ईयर जो होगा, जैसे कि आपने ITI किया, ITI करके एक साल किए, तो वह एक साल में अगर छोड़ दिए तो आप जो दूसरा कंप्लीट कोर्स किए, मान लो दूसरा कुछ किए, वो डिप्लोमा किए, तो डिप्लोमा में जो 2 साल का कोर्स हुआ तो वो क्रेडिट आपके साथ जोड़ दिया जाएगा, ताकि वो भविष्य में आपके अन्य प्रतियोगिता परीक्षा या अन्य कहीं भी वैकेंसी होगी वहाँ पर इसका काम आएगा। और ये बहुत बेहतरीन फीचर लेके आया है एकेडमिक क्रेडिट बैंक के रूप में, जो हमारे स्टूडेंट के जीवन को बदलने वाले हैं और जीवन के पढ़ाई के स्तर भी बदलने वाले हैं। इसके साथ ही साथ बच्चों के जो पढ़ाई का जो टूट जाते थे या परीक्षा छूट जाता था, तो इससे होने वाले बर्बाद समय को भी रोका जाएगा। अब देखते हैं एकेडमिक क्रेडिट बैंक के ये बेहतरीन फीचर के बाद हमारे जो सरकार ने जो फीस निर्धारण की प्रक्रिया जो तय की गई है वो भी बहुत खास ही है। कि पिछले वर्षों में जब होते थे तो स्कूल या कॉलेज अपने मनमाना ढंग से जितना चाहे उतना गार्जियन से पैसा लेते थे, लेकिन अब जो होगा इसमें कुछ प्रावधान या उसमें कुछ बदलाव किए गए हैं जो निम्न प्रकार से देखे सकते हैं। जो इसमें पहला जो बदलाव किया गया है कि अब स्कूल या कॉलेज कोई भी अपने मनमाना ढंग से फीस नहीं ले सकते हैं, और साथ ही साथ इसमें जो फीस निर्धारण की प्रक्रिया होगी वो सरकार द्वारा निर्धारित तय नियमों के आधार पर ही किया जाएगा। इसके अलावा वो पैसा नहीं ले सकते हैं। इससे यदि अगर पैसा लेते हैं तो उनकी कॉलेज की मान्यता रद्द कर दिया। देखते हैं फीस निर्धारण प्रक्रिया के बाद कि यह जो प्रावधान है या जो नई शिक्षा नीति है कब से लागू किया जाएगा। जैसे मैंने बताया था कि आपको कि यह शिक्षा नीति संसद द्वारा 2019-20 में संसद द्वारा मान्यता प्राप्त हुआ। साथ ही साथ इसको लागू करने का जो प्रावधान किया गया है वह सत्र 2020-21 में किया गया है। इसी साथ मैं इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। साथ ही साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप यदि हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और साथ ही साथ आने वाले बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप किसी भी महत्वपूर्ण वीडियो को मिस ना करें। जय हिंद, जय भारत। आज आप सबों से यहीं विदा लेते हैं।